Hello dear students, in today's video lecture we are going to study Torricelli's experiment। देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो है टॉरिसेली जैसा कि साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर वॉज फर्स्ट डिवाइज ऑन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे ग्रेजुएटेड हार्ड ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग, एक 1 मीटर लेंथ की ट्यूब ली गई है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, and closed at one end. Fill the whole uniform tube with pure and dry mercury, taking care that no air or water droplets remains inside the tube। तो इसको हमने एक मरकरी के कंटेनर में इन्वर्टेड इस तरह से रखना है जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर, सो दैट कि इसके अंदर किसी भी तरह के कोई ड्रॉप्स जो हैं वो वेपर्स किसी दूसरी लिक्विड के ना हों। टेक दिस इन्वर्टेड एंड ऑफ द ट्यूब अलॉन्ग विद योर थंब, इसको फिलअप करके इन्वर्ट करना है। मरकरी से पहले इसको पूरा फिलअप करना है, ऊपर तक फिलअप करना है और उसके बाद इसको उल्टा करके इस मरकरी के फिलअप टब में इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, वी फाइंड दैट द मरकरी इन द ट्यूब विल फॉल डाउन एट फर्स्ट एंड देन विल बी स्टॉप्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो हम ये देखते हैं कि मरकरी पहले तो कुछ हाइट उसकी लेवल उसका फॉल करता है ट्यूब में, ट्यूब वाली जो मरकरी है वो नीचे के कंटेनर में आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो लेवल फॉल होना बंद हो जाता है ना। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं ये इतना इतना हिस्सा खाली हो गया है इसका, एंड फ्रॉम हेयर यहाँ से इस फ्री लेवल से 76 सेंटीमीटर हाइट का जो लेवल है उससे आगे फॉल नहीं होता है ना। यहाँ लिखा है मरकरी इन द ट्यूब इज़ नियरली 76 सेंटीमीटर अबव द फ्री लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्रफ। इफ़ द गिवन ट्यूब इज इंक्लाइंड और रेज्ड अप और लोअर्ड इन द मरकरी ट्रफ, मरकरी के इस कंटेनर ट्रफ में अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट भी करते हैं, यहाँ से ऊपर रेज करें, नीचे की तरफ को सिंक करें या फिर टिल्ट करें साइड वाइज, तो एवरी सिचुएशन में हम देखते हैं कि वर्टिकल हाइट जो मरकरी के कॉलम की रहती है वो हर बार 76 सेंटीमीटर ही रहती है। सो टॉरिसेली ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, एक्सप्लेन दिस बाय सेइंग दैट द मरकरी कॉलम इज सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस फ्री सरफेस पर मरकरी का जो ये वाला ट्रफ के अंदर फ्री सरफेस है, यहाँ से ऊपर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है यहाँ। तो एयर का प्रेशर जिस कॉलम को बैलेंस कर सकता है वो 76 सेंटीमीटर हाइट का कॉलम है मरकरी का, तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल मरकरी कॉलम इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर वर्टिकल कॉलम जितना मेंटेन किया जा रहा है लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा जितना बैलेंस किया जा रहा है फ्री सरफेस ऑफ द मरकरी इन द ट्रफ मेजर द, तो यही चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। द एम्प्टी स्पेस ऑफ द मरकरी लेवल इन द ट्यूब कंटेन्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मरकरी वेपर्स, ऊपर के जो खाली वाला स्पेस है उसमें एक नेग्लिजिबल मरकरी वेपर्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए सी लेवल पर डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, फिक्स वैल्यू है उसकी। और हाइट कितना बैलेंस हुआ, 76 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखें तो 0.76 मीटर। ठीक है, सो द फॉर्मूला एच रो जी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ लिया हमने पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, तो एच हो गया हमारे पास 0.76, रो डेंसिटी मरकरी की 13.6 10⁻³ और इंटू जी की वैल्यू 9.8। तो ये सारा कैलकुलेट करके हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सी लेवल पर कितनी आती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्लियर, सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पर एक टॉपिक छोटा सा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, बाय इक्वेटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए इक्वल्स टू एच रो जी, इस रो जी को अगर उधर ले जाएं तो है ना, पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, ये वाला जो फार्मूला है। तो यहाँ से एच अगर एटमॉस्फेयर की हाइट हो और रो एटमॉस्फेयर की एयर की डेंसिटी ली जाए, ठीक है, रो जी को इधर ले जाएंगे हम, तो ये रो की वैल्यू कितनी 1.3, ठीक है, एयर की जो एवरेज डेंसिटी 1.3 ली जाए और 9.8 जी की वैल्यू को ले लिया जाए, और अभी अभी कैलकुलेट किया हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आ रहा है 7951 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से इस फार्मूला से हम एटमॉस्फेयर की हाइट को अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो कितना आता है, लगभग 8 किलोमीटर एटमॉस्फेयर की हाइट आती है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन इससे थोड़ी अलग है, एटमॉस्फेयर की जो हाइट है एक्चुअल में वो इससे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू, द ट्रू हाइट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिकॉज
द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ पर ये हमारे पास कम क्यों आ रही है वैल्यू, क्योंकि हमने एयर की डेंसिटी 1.3 ली है यहाँ पर, जो कि हाइट के साथ चेंज होती है ना। हम उसको यहाँ पर फिक्स ले रहे हैं कांस्टेंट 1.3, जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि हाइट के साथ एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर की हाइट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया है, इट बिकम्स हाफ एट द हाइट ऑफ 6 किलोमीटर। ये डेंसिटी जो 1.3 ली है 6 किलोमीटर हाइट तक पहुँचते पहुँचते आधी हो जाती है, 1/4 हो जाती है 12 किलोमीटर हाइट तक, एंड अबव 25 किलोमीटर द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स 1/20 ऑफ इट्स ओरिजिनल सी लेवल। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम देखें तो एटमॉस्फेयर की हाइट को हम लगभग 400 किलोमीटर तक लेते हैं। प्रीवियस यूनिट ग्रेविटेशन में जब हमने सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि पोलर सैटेलाइट्स जो हैं वो 500 to 800 किलोमीटर हाइट में रेंज में आते हैं, और दे आर विद इन द एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर को स्टडी ही करते हैं वो। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लगभग 400 किलोमीटर हाइट एटमॉस्फेयर की लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वेरियस यूनिट्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऐसा यूनिट जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल है। एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑल्सो मेजर्ड इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। अभी हमने जो मर्करी कॉलम का कॉन्सेप्ट देखा था, तो उसमें 76 सेंटीमीटर हाइट को बैलेंस करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम मर्करी कॉलम की मिलीमीटर या मर्करी कॉलम की सेंटीमीटर हाइट से भी प्रेशर को मेजर करते हैं। टॉर एक अदर यूनिट है प्रेशर का, टॉर 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। अनदर यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ बार। 1 बार 10⁻5 पास्कल के बराबर है। सो मिली बार कितना हो जाएगा, 10⁻³ बार, दैट इज 10⁻2 पास्कल, है ना। कैलकुलेट करके आएगा, मिली का मतलब 10⁻3, और 1 बार 10⁻5 पास्कल के बराबर है। बार की जगह हमने रख दिया 10⁻5 पास्कल, और मिली मीन्स 10⁻3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻2 बचेगी, है ना। 5 - 3 2, दैट इज 100 पास्कल। 1 बार इक्वल टू 100 पास्कल। तो क्या क्या यूनिट्स हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज पास्कल, मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, टॉर 1 टॉर 1 mm ऑफ मर्करी होता है, और 1 बार जो कि 100 पास्कल के बराबर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर की। Now the next topic is intermolecular forces. The forces between the molecules of the substances are called intermolecular forces, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, दे आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। द वेरिएशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विद डिस्टेंस आर हैज़ बीन शोन हेयर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये ओरिजिन से जो ये वाली लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये डिस्टेंस को हम इस एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो पॉजिटिव वाली साइड में फोर्स है वो रिपल्सिव टाइप की फोर्स है, और इधर जो फोर्स आ रही है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। सो द वेरिएशन शोन इज हेयर, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्रॉक्स 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस हो लगभग, ठीक है। तो यहाँ हम फोर्स का जो नेचर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये रेड लाइन जो आ रही है ये अट्रैक्टिव, इधर की तरफ जो फोर्स हैं वो अट्रैक्टिव है, यानी कि फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे मटेरियल के, उनके बीच में फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, आप देख रहे हैं कि जैसे ये डिस्टेंस कम होता है तो ग्राफ ये आया है, यानी कि एट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। दो मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ये फोर्स मैक्सिमम हो जाती है जब लगभग 5 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच का होता है, और उससे कम जैसे जैसे डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है, और 3.5 एंगस्ट्रॉम पर अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो गई। इस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू या किसी भी तरह की कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉर्मल और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या नाम दिया, नॉर्मल डिस्टेंस और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। R0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू कितनी है 3.5 एंगस्ट्रॉम। और जैसे ही 3.5 एंगस्ट्रॉम से भी कम डिस्टेंस होता है तो फोर्स की नेचर बदल जाती है, एंड द फोर्स बिकम्स रिपल्सिव नाउ, यानी कि वही मॉलिक्यूल्स जो अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो 3.5 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस कम होने पर वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, है ना, रिपल्शन होगी। तो इस तरह से उनके बीच में ये दोनों फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। हम पीछे जैसे ग्रेविटेशन या हमने फंडामेंटल फोर्सेज जब स्टडी की थी, तो वहाँ पर स्टडी किया था कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और ग्रेविटेशनल फोर्सेज। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेज हैं
ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 7th पावर ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ ए प्रोपोर्शनल टू ए बाय आर, आपने आर डिस्टेंस को देखना है, आर रेज़ टू पावर 7 यानी कि 7th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और बात करें अगर रिपल्सिव फोर्स को, तो रिपल्सिव फोर्स 9th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 9th पावर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर। टाइप्स की बात करें तो दो तरह की ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, द फोर्स ऑफ अधेशन और अधेसिव फोर्सेज, फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्सेज। फोर्स ऑफ अधेशन का डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, सॉरी, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अधेशन। जनरली हम अधेशन वर्ड यूज़ करते हैं जब जैसे कोई फेविकोल या फेविस्टिक, कोई ग्लू जैसे चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं ना, सो उसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, इट्स एन इफेक्टिव अधेसिव। अधेसिव मीन जो अच्छे से चिपका देता है। तो अधेसिव का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ वो ज़्यादा होता है ना। और दूसरा है कोहेसिव, फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। द डेफिनेशन गिवन हियर इज दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। और अधेशन फोर्स जो था वो सेम की जगह यहाँ पर क्या था वर्ड, डिफरेंट सब्सटेंस है ना। डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अधेशन, और सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हम फोर्स ऑफ कोहेशन की बात करें तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं। मरकरी अगर किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो मरकरी का फोर्स ऑफ कोहेशन लार्ज होता है। आपने 4 कंटेनर लिए, 2 कंटेनर्स में एक में वाटर है, 1 कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, एक ग्लास है, जैसे 4 ग्लास लिए है ना, एक में वाटर, एक में मरकरी और 2 खाली ग्लास हैं है ना। तो मरकरी और वाटर वाले कंटेनर दोनों को आपने खाली करना है, बाकी के जो 2 खाली कंटेनर हैं उनमें पलट देना है उनको। ठीक है, तो आपने जिस कंटेनर से पानी को मतलब खाली किया है दूसरे कंटेनर में, तो जिस कंटेनर में पहले पानी था अब आपने उसको खाली कर दिया, और दूसरा जो मरकरी वाला कंटेनर था वो भी आपने खाली वाले चौथे कंटेनर में पलट दिया। ठीक है, तो आप अभी जो दोनों अपने कंटेनर खाली किए हैं इन दोनों को ही आप ऑब्जर्व करेंगे, उनके इनर सरफेस को। तो ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर वाले कंटेनर में इनर सरफेस पर कहीं कहीं कोई वाटर की ड्रॉपलेट चिपकी हुई है उसके बॉटम से या साइड वॉल्स से। जबकि मरकरी वाले कंटेनर में आप ऑब्जर्व करेंगे जिसमें से आपने मरकरी को खाली किया है वहाँ पर एक सिंगल ड्रॉप भी कंटेनर के साथ अटैच्ड नहीं है, क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ कोहेशन लार्ज था। आपस में सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए थे कि जिधर एक मॉलिक्यूल जाता है बाकी के भी उसके साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो उधर ही चले जाते हैं। जबकि वाटर के केस में जो चिपके हुए मॉलिक्यूल वहाँ मिले हमें कंटेनर के अंदर, कुछ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स चिपकी हुई थी, वो इस वजह से क्योंकि उन वाटर ड्रॉपलेट्स का कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज था, इसलिए वो उसके साथ चिपके रहे है ना। सो दैट वाज द फोर्स ऑफ अधेशन। तो वहाँ फोर्स ऑफ अधेशन ज़्यादा था और मरकरी मॉलिक्यूल्स के केस में फोर्स ऑफ कोहेशन लार्ज था। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये स्टडी करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप सेफ। ओके देन, बाय।